बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं मीडिया क्लब के ज़ेर एहतमाम होने वाली अवामी बैठक में, और आज की हमारी बैठक के मेहमान हैं मखदूम सैयद समीउल हसन गिलानी साहब, जो साबिक भी मेंबर कौमी असम्बली रहे हैं और इस वक्त भी उन्होंने जनरल इलेक्शन 2024 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से उम्मीदवार हैं। हम इनसे जानेंगे इनके नज़रियात के बारे में, इनकी पार्टी के बारे में और इनके अहमदपुर शर्किया में किए गए कामों के बारे में। वेलकम टू द शो मखदूम साहब। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या ऐसी वजूहात हो गई थी जो आप छोड़कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल हो गई? बहुत मेहरबानी शेख साहब। जैसा कि आपको पता है कि पीटीआई में जो भी शख्सियात उस वक्त शामिल हुई, वो ये सोच के हुई थी कि इस पार्टी में एक विज़न होगा, इस पार्टी ने एक तब्दीली लेके आनी है। जो कि इमरान खान साहब कह रहे थे, जैसा कि पार्टी का नाम था तहरीक इंसाफ, और वो एक उन्होंने नारा लगाया हुआ था कि पाकिस्तान में आज तक जो कुछ हुआ है वो अकॉर्डिंगली नहीं हुआ। करप्शन रही है, बदनज़मी रही है, बद इंतज़ामी रही है और ताकतवर लोगों का राज रहा है। लेकिन पार्टी ज्वाइन करने के बाद मैंने भी यही सोच के पार्टी ज्वाइन की कि हम उस तब्दीली का हिस्सा बने। लेकिन एक साल के अंदर महसूस हो गया कि कोई तब्दीली नहीं आ रही, बल्कि चीज़ें अबतरी की तरफ जा रही हैं। पहली वजह तो ये थी। दूसरी वजह ये थी, और मायूसी भी हुई, कि हम जो सोच के गए थे वहाँ उसके बिल्कुल बरक्स हुआ। दूसरी वजह ये थी कि मैंने वहाँ कुछ डेवलपमेंट स्कीम्स खान साहब से हट के जो मेरे मिनिस्टर्स ताल्लुक़ वाले थे उनसे मिन्नत समाजत करके अपने हलके के लिए ली। हमारे जो हलके के डायनामिक्स हैं वो ये हैं कि यहाँ लोग आपके साथ ज़ाती प्यार मोहब्बत करते हैं, ज़ाती ताल्लुक़ है, और उस ज़ाती ताल्लुक़ की वजह से वो उम्मीद रखते हैं कि आप उनके जो काम काज हैं, जो उनके मसाइल हैं, वो हल करें। यहाँ मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि शख्सी वोट ज़्यादा है और पार्टी वोट कम है। ज़रूर इलेक्शन जीतने और हारने के लिए पार्टी वोट आपके काम आते हैं, लेकिन जब तक आप अपना शख्सी वोट नहीं लेते तो पार्टी वोट आपको किसी भी इंडिविजुअल को जितवा नहीं सकता। तो मैंने लोगों से वादे किए हुए थे और टेंडर हमारे लगे 123 करोड़ रुपए के। उसके बाद कुछ जो कि हमारे मुखालफिन थे, जो इस इलाके की, इस हलके की तरक्की को मुनासिब नहीं समझते थे कि हो, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि अगर मेरा मुखालिफ भी यहाँ कोई काम लेके आएगा तो मैं उसे अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि इस इलाके में इतनी महरूमी है कि हम उसका, अगर सब लोग मिल के भी कोशिश करें तो हम उसे मुश्किलों से ही उसका हल निकाल सकेंगे। 50 साल में जो भी साहिब इक़्तिदार रहे हैं उन्होंने तरक्याती काम नहीं किए, और आवाम भी हमारी बड़ी मासूम है कि उन्होंने तकाज़ा नहीं किया, एक लिहाज, एक शर्म, एक हमारे यहाँ जो बुर्दबारी है उसकी वजह से। लेकिन अब ऑल टुगेदर माहौल बदल गया है, और माहौल के बदलने की वजह से लोगों की जो मसाइल थे वो बढ़ गए हैं। जो चीज़ एक दौर में समझी जाती आसाइश है वो अब मजबूरी बन गई है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है इस हल्के में। और मैं समझता हूँ कि 2002 के बाद ये थोड़ा बहुत यहाँ काम होना शुरू हुआ है। हर आदमी ने, हर सियासतदान ने अपना हिस्सा मिलाया है। तो मेरी उस वक्त खान साहब से जो मेन इख्तलाफ था वो ये हुआ कि मैं उनसे कह रहा था कि मेरे हलके के जो काम रुकवाए गए हैं उसमें जो भी लोग शामिल थे, मैं अब उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, ये फिर वो मुखालफत के ज़ुमरे में आ जाती है। उन्होंने जो भी किया उन्होंने अपने मुताबिक मुनासिब समझ के किया, लेकिन हमारे हलके को मुझे उसका नुकसान हुआ। मेरी पार्टी में ने, मेरे लीडर ने
उस वक्त उस चीज़ को महसूस नहीं किया। तो मैंने फिर दोबारा उनसे रब्ता किया। दूसरी बात ये थी कि हम लोकली ना तंजीम मेरे साथ चल रही थी, ना एमपी साहब का मेरे साथ कोऑर्डिनेशन थी, क्योंकि हमने एक दूसरे की मुखालफत की थी इलेक्शन में एक पार्टी में रहते हुए। तो मेरे बीइंग हेड ऑफ़ द फैमिली, एक लीडर जो होता है आपका, वो हेड ऑफ़ द फैमिली होता है। हम एक ख़ानदान की तरह होते हैं जिस पार्टी में भी हों। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरे ये मसाइल हैं, और ये मैंने उनसे जब अदम एतमाद की तहरीक आई इससे कोई 7-8 माह पहले कहा। आखिरी जो मेरी उनसे 3 मुलाकातें हुई हैं 3 साल में, और हमेशा मैंने एक ही बात की है, मैंने कोई अपना ज़ाती काम उनसे ना डिमांड किया, ना मुझे कोई ज़रूरत थी। तो मैंने उनसे आखिरी मुलाकात में कहा कि अगर आप ये बैठ के मेरे मसाइल हल नहीं कर सकते तो मैं आपको छोड़ दूँगा। तो मुझे इमरान खान साहब ने कहा कि तू पहला एमएनए है जो ऐसी बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, मुझे आपसे कोई लालच नहीं है, ना मैंने कोई अपना नाजायज़ काम निकलवाना है, ना मुझे कोई ओहदे की ज़रूरत है। लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बताऊं कि मेरे इलाके में जो मेरी कमिटमेंट थी, जो तरक्याती काम टेंडर हुए रुके हैं, मैं उन्हें फेस नहीं कर सक रहा। मुझे आप मेरे लिए पार्टी से ज़्यादा मेरा हल्का इम्पोर्टेंट है। अगर मैं हल्के की महरूमी दूर नहीं कर सकता तो मुझे तो एमएनए रहने का हक़ नहीं है। देखिए ना, हम वहाँ कोई अयाशी के लिए तो नहीं जाते, हम वहाँ एक मकसद लेके जाते हैं कि हमने आवाम की उन तकलीफ़ को दूर करना है जो उन्होंने हमारे साथ एक उम्मीद वाबस्ता करके हमें वोट की सूरत में असम्बली तक पहुँचाया कि ये हल करेगा हमारे मसाइल। तो मेन ये वजूहात थी। मखदूम साहब, 139 करोड़ रुपए के आपने बताया कि आपके लगे हुए टेंडर्स को रुकवा दिया गया था। तो अब क्या समझते हैं कि जब मुस्लिम लीग नून की अगर हुकूमत आ जाती है तो हमारे इलाके के तरक्याती कामों को देखिए मैं आपको बताता हूँ जी। मैंने उच्च में हमारा हॉस्पिटल है, बेसिक हेल्थ यूनिट, बेसिक हेल्थ सेंटर, आपने देखा होगा उच्च का हॉस्पिटल BHU। उसे मैंने उस वक्त हमारे असद उमर साहब मिनिस्टर थे, मेरे दोस्त थे, सिर्फ 7 हॉस्पिटल पूरे पंजाब में अपग्रेड हुए हैं। अच्छा, वो RSC आपका वो रूरल हेल्थ सेंटर है, ठीक है। वो हॉस्पिटल मैंने ज़ाती काविशों की वजह से तहसील हेडक्वार्टर लेवल का हॉस्पिटल मंजूर कराया, वो मुकम्मल होने वाला है। आपके अहमदपुर हॉस्पिटल के लेवल का हॉस्पिटल बन रहा है। मैंने वहाँ डायलिसिस यूनिट लगवाया है। आपकी पहली सब तहसील है पूरे पंजाब की जिसमें डायलिसिस यूनिट लगा है। बहुत सी आपकी तहसीलों में डायलिसिस यूनिट नहीं है। लेकिन ये वो काम है जो किसी भी सूरत आवाम के लिए अशद ज़रूरी हैं। आप अगर उन्हें बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको उनके पास वोट के लिए जाने का कोई हक़ है। उसके अलावा खान साहब से मैंने एक ये भी तकाजा किया कि आपको पता है आपने आज तक मुझे क्या दिया, हमें 15 करोड़ मिलते थे साल के, और मैं अपने हलके के लिए इस दौर में इन 5 सालों में तकरीबन कोई 500 करोड़ से ज़्यादा की रकम लेकर आया हूँ, और ये ऑन रिकॉर्ड है। मैं ये भी एलानिया कहता हूँ कि आप मेरा 5 साल के दौर का रिकॉर्ड निकालें, आप मेरे से पहले जो MNAs रहे हैं निकालें। अगर किसी ने मेरे से ज़्यादा काम कराया है, मैं आज इलेक्शन से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हूँ। ये कोई छोटी बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने उसके लिए किस लेवल पे एफ़र्ट की है, और एफ़र्ट सिर्फ इसलिए की है कि मेरे साथ पिछले 10 साल से लोग ठहरे थे, हम इलेक्शन हार रहे थे, उनका कोई कसूर नहीं था। कसूर हारने वाले का था कि उसे मौका नहीं मिला। जब मौका मिला है तो ज़ाहिरी बात है उनकी तवक्कुआत थी, और उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरना मेरा फ़र्ज़ बनता था। खान को छोड़ने में मेन वजह ये थी
علاقے کی محرومی کہ مجھے دیکھیں، میں یہ آخری 16 مہینے میں نے کوئی 2 ارب کا کام کرا ہے. وجہ یہ ہے کہ جو میرے رکے معاملات تھے وہ میں نے مینیج کیے ہیں. میں کم از کم اپنے دوستوں کے سامنے سرخرو ہو گیا ہوں کہ دیکھو میں نے جو تمہارے سے کمٹمنٹس کی تھیں وہ مجھے 16 مہینوں میں اس گورنمنٹ نے شکر ہے سنبھالا ہے. اس وقت جو حالات جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ علاقہ نون کا بیس ہے، اور انشاءاللہ ہمیں کبھی امکان ہے کہ ہم اپنے دوستوں کی وجہ سے پھر اسی طرح کامیاب ہوں گے. یہ تھے مخدوم سید علی حسن گیلانی، کینڈیڈیٹ فار NA 161 احمد پور شرقیہ، 166 احمد پور شرقیہ. اور یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ انہوں نے کیوں ہماری پارٹی، انہوں نے صرف بتایا کہ انہوں نے احمد پور شرقیہ کے مفاد کے لیے تعمیر و ترقی اور کو روکنے کے اسباب کی سبب سے اپنی سابقہ پارٹی کو چھوڑا ہے، اور انہیں کبھی امید ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون احمد پور شرقیہ کو دوبارہ سے اسی تعمیر و ترقی کی راہ پر گامزن کرے گی. تھینک یو مخدوم صاحب، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ.